Hello everyone, welcome to the Advanced Learning by RK Sir. एडवांस लर्निंग बाय आरके सर के आज के इस चैनल पे आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा जो टेस्ट हुआ है। कब हुआ है टेस्ट हमारा टेस्ट हुआ है आज टेस्ट हुआ है। कितने टाइम हमारा टेस्ट हुआ है? आज आपका 9 बजे मॉर्निंग में 9 AM मॉर्निंग में टेस्ट शुरू हो गया था। मुझे लगता है आप में से सबने टेस्ट दे दिया होगा। जिसने नहीं दिया है वो भी लिंक ओपन है, आप टेस्ट दे सकते हो। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जिसने टेस्ट अभी तक परचेज ही नहीं किया था, जैसे ये 50 रुपए का टेस्ट था, ये अगर आपने परचेज नहीं किया है तो यार प्लीज देखो, आपको क्या है ना, इसमें 10 टेस्ट मिलने वाले हैं। प्राइस कितना है? 50 रुपीज। ठीक, इस 50 रुपीज से आप 10 टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप जो है क्या कर सकते हो, आप अपना टेस्ट देकर के इवोल्यूशन कर सकते हो अपना। ठीक है, सो गाइस देखो, मैं लेट नहीं करूंगा, मैं शुरू करवाऊंगा इसको जल्दी से जल्दी डिस्कशन को। तो सो गाइस, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जिससे आपको हमारे आगामी लेक्चर जो भी आते हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप उसके साथ काम कर सको। ठीक है, तो गाइस देखो, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी देखो, पहली बात तो हमारा टेस्ट ये 11 था, ये उनके लिए टेस्ट 11 होगा जिसने पहले 10 परचेज कर रखे होंगे। जैसे कुछ लोग ऐसे थे जो 10 टेस्ट पहले से दे रखे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार दिया है तो उनके लिए तो टेस्ट 1 होगा, लेकिन पहले वाले जो हमारे हैं उनके लिए ये टेस्ट 11 होगा। तो गाइज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था 36 डे किताब के लेखक कौन है। तो ये 36 डे किताब अभी अभी किसने लिखा है? ये किताब लिखा है कमलेश सुतार ने। किसने लिखा है? कमलेश सुतार ने। तो जिन लोगों ने ए ऑप्शन लगाया था उनका ऑप्शन सही होगा, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर किसी का गलत हो गया तो उसे क्या करना है? पेशेंस रखना है। ठीक है, क्या करना है? पेशेंस रखना है। उससे करना क्या है? देखो, हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, या फिर आप सर्च कर सकते हो खुद टेलीग्राम पे जाकर के, एडवांस लर्निंग बाय आरके सर, जहां पर आपको डेली डेली के डेली क्या होता है, करंट अफेयर की क्विज कराई जाती है। करंट अफेयर की क्विज वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वहीं से समझो उठ रहे हैं। ठीक है, तो गाइस देखो, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर तो कमलेश सुतार सही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद देखो, जिसने मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन लोग थे जिसने मतलब कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। तो अमीश त्रिपाठी ने क्या लिखा है? द लीजेंड ऑफ सुहेल देव। द लीजेंड ऑफ सुहेल देव, ये किताब किसने लिखा है? लीजेंड ऑफ सुहेल देव। ये किताब किसने लिखा है? ये किताब लिखा है मिस्टर अमीश त्रिपाठी ने। शोभा डे ने क्या लिखा है? शोभा डे ने किताब लिखा है लॉकडाउन लेसन। अच्छा, मैं सबकी लेटेस्ट बुक बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिंगल किताब इन्होंने यही लिखा है, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ इन्होंने, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि इन्होंने ये किताबें लिखी है लेटेस्ट में। वेंकैया नायडू की किताब कौन सी है? 1 ईयर इन माई ऑफिस। 1 ईयर इन माई ऑफिस, ये किताब किसने लिखा है? ये किताब लिखा है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, सो गाइस देखते हैं हमारे स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय सांसद दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय संसद दिवस जो मनाया जाता है 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 30 जून को। अब देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि देखो 25 जुलाई को हम क्या मनाते हैं। तो 25 जुलाई को तो ऐसा कुछ फेमस नहीं है, लेकिन 26 जुलाई जो है ना, 26 जुलाई वो हम मनाते हैं हमारा कारगिल दिवस। क्या मनाते हैं? कारगिल दिवस। कारगिल दिवस कब मनाते हैं? 26वीं जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, 13 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 13 दिसंबर को अभी उतना कुछ खास नहीं है। 9 नवंबर बहुत खास है यार। 9 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? 9 नवंबर को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। और आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि हम 9 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी क्या किए थे? वापस आए थे इंडिया में, और उन्होंने वापस आकर के अपना काम धाम इंडिया में शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो तो हो जाएगा आपका 30 जून का। 30 जून का ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 30 जून ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसने 30 जून लगा रखा है वो अपना ऑप्शन मिला लेगा। ठीक है, जिसने अलग कोई लगा रखा होगा वो यहां पर समझ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी आगे की कहानी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर जल योजना चलाई है। कहां से चलाई है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। तो गाइस देखो, इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने मैप लगा रखा था एक यूपी का, मैं एक मिनट देखता हूं। हाँ, ये रहा, ये रहा। एक मिनट, मैं एक मिनट गाइस, एक मिनट गाइस, एक मिनट, मैं करता हूँ। एक मिनट, मुझे मैप यहाँ पे लगाना चाहिए था। हाँ, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर जो है वो किया है, अपना जो है वो लगाया है। क्या लगाया? कहाँ से शुरू किया है अपना, क्या कहते हैं, ये क्या नाम है अपना,
उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर जल योजना कहाँ से शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर जल योजना जो शुरू की है वो आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार मैप में, इसलिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है आपके लिए। मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से तो कर लूंगा। एक मिनट गाइस। हाँ देखो, ये देखो आप, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कहाँ से शुरू की गई है? ये शुरू की गई है बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों शुरू की गई है? बुंदेलखंड क्षेत्र में देखो यार, बहुत सूखा रहता है, बहुत सूखा रहता है। जैसे देखो, आप यहाँ पर जिला पकड़ लो, कौन सा जिला पकड़ लो आप? झांसी। झांसी खोजा आपने? झांसी खोज लिया होगा, झांसी यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है। देखो झांसी, महोबा और ये बांदा, चित्रकूट। एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। अरे रुक जा। हाँ ये देखो, ये जो एरिया है ना, ये वाला झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा वाला, यहाँ पर चित्रकूट वगैरह, ये सब कौन से एरिया हैं? बुंदेलखंड के एरिया हैं। और बुंदेलखंड के एरिया में हमारे क्या होता है? पानी वगैरह की कमी है। किसकी कमी है? पानी वगैरह की कमी है। इसलिए सरकार ने यहाँ पर क्या शुरू किया है? इसलिए हमारी सरकार ने यहाँ पर शुरू किया आपका हर घर जल योजना, ठीक है। हर घर जल योजना वैसे तो पूरे भारत में चलाई जा रही है। किसके तहत? अटल जल मिशन योजना के तहत। अटल जल मिशन योजना के तहत पूरे भारत में ये योजना चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस देखते हैं हमारा अगला अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोबाइल मास्टर जी ऐप किसने बनाया है? मोबाइल मास्टर जी ऐप सबसे पहली चीज किसने बनाया है? आईआईटी कानपुर ने बनाया है। आईआईटी कानपुर ने बनाया है, ठीक है। आईआईटी कानपुर ने बनाया है। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने क्या बनाया है? अभी पर एक वेंटिलेटर बनाया है। इन्होंने एक सस्ता वेंटिलेटर बनाया है, लोग लगभग 5,000 रुपए में तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इतना सस्ता वेंटिलेटर बना करके किसने दिया है हमारे देश को? आईआईटी दिल्ली ने दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक बार बात कर ले तो इसके मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी क्या है? इसके मंत्री हैं, ठीक है। और रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे कहां से सांसद हैं? ये हमारे सांसद है हरिद्वार से। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? हरिद्वार। हरिद्वार से हमारे सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो इस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? एआईसीटीई के साथ मिलकर के एक पोर्टल बनाया था। कौन सा पोर्टल आपका? शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है समाधान पोर्टल बनाया था। समाधान नहीं, एक बार कंफर्म कर लेना है। कोई पोर्टल बनाया जिसमें कोविड के खिलाफ, कोविड के लिए इन्होंने क्या किया था? जानकारी जुटानी चाहिए थी। कोविड के लिए जानकारी जुटाने के लिए इन्होंने एक पोर्टल बनाया था। किसने? हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, एमएचआरडी मंत्रालय ने। उसके बाद इनका एक पोर्टल है, स्वयं पोर्टल है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? ऑनलाइन स्कूलिंग के लिए चलाया था, ठीक है। ऑनलाइन स्कूलिंग के लिए इन्होंने आईआईटी वो इग्नू को कहा था कि आप एमए का कोर्स अपना फेसबुक पे चला सकते हो, ठीक है, लाइव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने कोविड-19 के दौरान बहुत सारी जो है क्या कहते हैं चीजें की हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो उसको आप एक बार गूगल करो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने क्या क्या किया है, ठीक है। तो आपको ये चीजें मिलेंगी। अच्छा, मोबाइल मास्टर जी ऐप किस लिए बनाया गया है? मोबाइल मास्टर जी ऐप इसलिए बनाया गया है कि जो हमारी देखो हमारे यहाँ क्या है कि अभी कोरोना वायरस के कारण पूरे विश्व में कहीं भी स्कूल कॉलेज खुलने जैसी स्थितियां हो नहीं पा रही है। वैसे मैं यहाँ भारत की बात करूंगा, कई जगह स्कूल खुल गए हैं। जैसे न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश बना जो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया, तो उसके यहाँ तो जनजीवन सामान्य हो गया, चाइना में हो गया। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में क्या हुआ कि अभी स्कूल खुलने की उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पर मोबाइल मास्टर जी ऐप बनाया गया, जिससे जो टीचर होगा ना, टीचर वो क्या करेगा? इस ऐप पर क्लास डाल देगा अपनी, ठीक है। जैसे आपके लिए हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं, वैसे ही बिल्कुल ये ऐप बना। अब स्टूडेंट क्या करेगा? इस ऐप पर अपनी आईडी बना सकता है और आईडी बना करके यहाँ से क्लास कर लेगा। ये कोई मतलब नहीं है कि वो इसी स्कूल का स्टूडेंट होना चाहिए। स्टूडेंट किस स्कूल का है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे कि हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप इसी जिले के होंगे तभी हमारे चैनल पे पढ़ने आना, बिल्कुल वैसे ही सिस्टम बनाया है इन्होंने, ठीक है। तो गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मा डोनर्स को ट्रैक करने के लिए कोपाल 19 बनाया है। कोपाल 19 किसने बनाया है? आईआईटी दिल्ली और एम्स दिल्ली ने मिलकर के बनाया है, यानी ए और बी ने मिलकर के बनाया है। कोपाल 19, कोपाल 19 क्या है? एक ऐप है। अच्छा, प्लाज्मा डोनर्स क्या है यार? प्लाज्मा डोनर्स ये है ना कि देखो प्लाज्मा जैसे क्या होता है कि देखो जो कोरोना वायरस से ठीक हो गया उसके अंदर एक इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, एक इम्यूनिटी बन गई उसके अंदर, तो उसका प्लाज्मा लेकर के हम क्या करते हैं, जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनके ऊपर ट्राई करते हैं कि हो सकता हो वो सही हो जाए, ठीक है। तो वो सही हो जाएंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्लाज्मा चाहिए। तो प्लाज्मा डोनर कहते हैं हम प्लाज्मा डोनर करना। अब देखो मैं सबसे पहले बता दूं कि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी से सबसे पहले जो मरीज ठीक हुआ है वो कहां पर हुआ है? वो कर्नाटक का मरीज ठीक हुआ है। किसने कहां पर ठीक हुआ है? कर्नाटक का, ठीक है। और क्या कहते हैं इसका क्या नाम है? कर्नाटक का मरीज ठीक हुआ। सबसे पहले शुरू किसने किया था? सबसे पहले शुरू करने वाला जो आदमी था वो था आपका केजीएमसी लखनऊ। केजीएमसी लखनऊ ने सबसे पहले प्लाज्मा टेक्नोलॉजी शुरू की थी। लेकिन ठीक किसका मरीज हुआ है? ठीक हुआ है मरीज आपका किसका क्या कहते हैं
कोरोना वायरस का कौन सा मरीज ठीक हुआ? कर्नाटक सरकार का। कर्नाटक सरकार का जो मरीज था वो ठीक हो गया। अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कोविड के बारे में। कोविड के बारे में जो आप कॉलर ट्यून सुनते हो ना, जो कॉलर ट्यून आप सुनते हो कि कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है, मास्क लगा करके बाहर जाए, उसमें अपनी आवाज किसने दिया है? उसमें अपनी आवाज दिया है श्री जसलीन भल्ला जी ने। ये क्वेश्चन एकदम नोट कर लेना, हो सकता हो कभी पूछा जाए, ठीक है। जसलीन भल्ला की वो आवाज है, किसकी आवाज है? जसलीन भल्ला की, जो वहां पर महिला बोलती है कि आप कोरोना वायरस के कारण घर पे ही रहें, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। ये सारी चीजें कहने वाली कौन है? जसलीन भल्ला जी है, जसलीन भल्ला जी, ठीक है। तो आज देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। टू मच एंड नेवर इनफ के लेखक कौन है? टू मच एंड नेवर इनफ किताब किसके ऊपर लिखी गई है? ये लिखी गई है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप कौन है? हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर अमेरिका में होने वाले हैं चुनाव, आप सबको पता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके खिलाफ किताबें लिखी जा रही है। कौन सी किताब लिखा इन्होंने? मैरी ट्रंप ने लिखा। ये इनके घर के, इनके भतीजे हैं, इनके भतीजे हैं। इन्होंने क्या किया? इस किताब को लिख दिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, ठीक है। ये किताब किसके? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। इसी तरह की एक किताब लिखा था जॉन बोल्टन ने। किसने लिखा था? जॉन बोल्टन ने। किताब का नाम क्या था? किताब का नाम था द रूम वेयर इट हैपेंड, ठीक है। ये किताब किसने लिखा था? ये किताब लिखा था आपका जॉन बोल्टन जी ने। और इसके आगे लिखा था व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस, ठीक है। तो व्हाइट हाउस में ये किताब लिखे थे। तो जॉन बोल्टन की ये किताब और मैरी ट्रंप की ये किताब टू मच एंड नेवर इनफ, इन दोनों किताब के लिए आपके लग गए हैं मिस्टर कौन? आपके मिस्टर लग गए हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप जी, ताकि यह किताब जो है वह लॉन्च ना होने पाए, वह किताब यह लॉन्च ना होने पाए, ठीक है। तो गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो सबसे पहले जिसमें से जिस किसी ने ये 3 ऑप्शन लगाया है उसके लिए मैं कह दूं कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। देखो लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी हुआ या एसएससी हुआ, इसमें जो है कभी भी ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। लोगों ने एक मन में वहम बना लिया है कि इनमें से कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन यही सही है यार, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि एनएचएआई के चेयरमैन जो है, एनएचएआई के चेयरमैन कौन है? सुखबीर सिंह संधू। कौन है? सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू इसके चेयरमैन है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है? 3600 कुछ किलोमीटर यानी 3789 किलोमीटर, 3789 किलोमीटर सड़कें बना करके एक कीर्तिमान हासिल कर लिया है एक साल में। केवल 2019 से 2020 के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने इतनी सड़कें बना करके एक कीर्तिमान हासिल कर लिया है। एनएचएआई के चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू है, ना कि आपके अजय भूषण पांडे, ना कि देवाशीष पांडा, ना कि आपके क्या कहते हैं क्या कहते हैं ना कि तरुण बजाज। तो यहाँ पर भाई तरुण बजाज है कौन? तरुण बजाज है हमारे आर्थिक मामलों के सचिव। आर्थिक सचिव कौन है? हमारे आर्थिक सचिव है हमारे तरुण बजाज। तरुण बजाज कौन है? हमारे आर्थिक सचिव हैं। अगर बात करें अजय भूषण पांडे की तो ये हमारे वित्त सचिव हैं। कौन है? वित्त सचिव हैं, ठीक है। मैं एकदम डिटेल आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही देखो अगली बार हो सकता है यही पूछ ले कि हमारे वित्त सचिव कौन है। देवाशीष पांडा कौन है? ये आरबीआई के बोर्ड में डायरेक्टर बने हैं, आरबीआई के बोर्ड में गए हैं, ये शामिल हुए हैं आरबीआई के बोर्ड में, ठीक है। और सुखबीर सिंह संधू कौन है? एनएचएआई के अध्यक्ष हैं, इसको नोट कर लेना अच्छे से। और एनएचएआई के अध्यक्ष कार्यकाल मतलब न्यूज में आए क्यों? पहला कारण तो मैंने बता दिया, 3789 किलोमीटर सड़क बना करके। दूसरा कारण ये है कि इन्होंने क्या किया है, इनका कार्यकाल हमारी सरकार ने बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि भाई देखो लॉकडाउन लगा हुआ है, अब सॉरी लॉकडाउन कह रहा हूं, कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। इस कारण इन लोगों के सरकार का पूरा ध्यान कहां है? कोरोना वायरस पे है। तो अभी नए अधिकारियों की नियुक्ति करना, पुराने अधिकारी को हटाना, सरकार इस कामों को छोड़ करके अभी केवल कोरोना वायरस में बिजी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम का शुभारंभ कहां किया? तो देखो यहां पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश का नक्शा फिर मैंने एक बार लगा लिया है, ठीक है। तो अब दिखाता हूं मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के नक्शे में कहां से ये शुभारंभ हो रहा है, ठीक है। तो ये शुभारंभ इन्होंने कहां से किया? इसका शुभारंभ सबसे पहली बात तो इन्होंने किया कुकरेल से। कहां से किया? कुकरेल से। दुधवा नेशनल पार्क ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन जो कि ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जिस किसी ने कुकरेल लगाया था वो अपना ऑप्शन सही मान ले, और जिसने दुधवा लगाया था वो अपना ऑप्शन गलत मान ले। यहाँ पर गलती से दुधवा नेशनल पार्क मार्क हो गया है, वो टेस्ट सीरीज चटर से हुआ है, मेरी तरफ से नहीं था, मैंने जो है कुकरेल लगाया था। लेकिन चलो कोई नहीं, यहाँ पर आप एक बार सही कर लेना, कुकरेल जंगल हो जाएगा ये, ठीक है। कुकरेल जंगल कहां पर है भाई? तो कुकरेल का नाम आपने सुना होगा, लखनऊ में है। एक मिनट यार, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, कुकरेल कहां पर है? लखनऊ में है। लखनऊ कहां पर है? यहाँ पर है, ठीक है। लखनऊ क्या है? प्रदेश की राजधानी है। और उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, ये आपने देख लिया। और उसके बाद देखो आपको मैं बता दूं, एक मिनट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लखनऊ में मिला आपको, लखनऊ में आपका जो है कुकरेल है। अब कुकरेल के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि हमारे प्रदेश के कैवे मुख्यमंत्री हैं? 21वें मुख्यमंत्री हैं। 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? इन्होंने जो है क्या किया है कि
यहाँ से वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में होगा क्या, इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में होगा ये कि यहाँ पर आपके टोटल जो है कितने पेड़ लगाए जाएंगे, 25 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा। 25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कहां से शुरुआत किया, कुकरेल जंगल लखनऊ से। और केवल आदित्यनाथ ने नहीं, सबने किया है यार, सारे विभागों ने किया है। क्योंकि 25 करोड़ पौधे ऐसे नहीं लग जाते हैं कि 25 करोड़ पौधे मुख्यमंत्री घूम घूम के लगाएंगे, नहीं, 25 करोड़ पौधे विभागों द्वारा, प्रदेश के विभागों द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगवाए जाएंगे, ठीक है। इसलिए 25 करोड़ पौधे मैंने कहा है, ठीक है। 25 करोड़ पौधे याद रखना, ये चीज आंकड़ा याद रखना। 25 करोड़ वृक्षारोपण अभियान में इस बार कितने पौधे लगाए गए, 25 करोड़, ठीक है। तो गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंतजार आपका नामक अभियान किस राज्य के पर्यटन विभाग का है? तो इंतजार आपका नामक अभियान का पर्यटन विभाग कौन है? मध्य प्रदेश पर्यटन है। मध्य प्रदेश पर्यटन क्या है, इंतजार आपका लेकर के आया है। इंतजार आपका कार्यक्रम कौन लेकर आया है? मध्य प्रदेश की सरकार लेकर के आई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं बता दूं, केरल में आपका क्या है, कोझिकोड केरल में आयुर्वेद शिखर सम्मेलन हुआ था, अभी आयुर्वेद शिखर सम्मेलन हुआ था कोझिकोड केरल में, ठीक है। इंटरनेशनल सी फूड सम्मेलन हुआ था, सी फूड सम्मेलन हुआ था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एकमात्र स्टेट बन गया है जिसने अपने सभी जिलों में क्या किया है, कोरोना वायरस के लिए ट्रू नेट मशीन जो है उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में पहुंचा दिया है, ठीक है। ये एकमात्र वो बन गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, प्राइवेट अस्पतालों के, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, प्राइवेट अस्पतालों को 50% सब्सिडी दिया है किस पर, मास्क और सैनिटाइजर के खरीद करने पर, ठीक है। इसलिए उत्तर प्रदेश न्यूज में रहा। उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहा है। उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना रहा है, ठीक है। इन सब सारी चीजों को आप जानो, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, सॉरी मैं लिख रहा हूं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है इसकी लंबाई कितनी है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। अच्छा, हो सके तो ये भी बताना कि कहां से कहां तक बन रहा है, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, ये दोनों बताना कहां से कहां तक बन रहा है। दूसरी चीज कि मतलब जो है कितना किलोमीटर ये लंबा बनेगा, ठीक है। इसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए अभी हाल ही में पीएनबी ने फंडिंग कर दिया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। गोवा क्या है, गोवा हमारा पर्यटन राज्य है, लेकिन ये हमारा भारत का राज्य था जो आपका कोरोना मुक्त हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोबोस मंगल ग्रह का चंद्रमा है जिसकी तस्वीर हाल ही में ली गई है, किसके द्वारा ली गई है? तो इसकी तस्वीर सबसे पहली बात तो किसने लिया है, इसकी तस्वीर लिया है सबसे पहले प्राउडली हमारे इसरो ने लिया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इसरो ने क्या किया है, इसरो ने हमारा पहली बार जो है फोबोस की तस्वीर ली है। फोबोस की तस्वीर पहली बार किसने ली है, आपकी इसरो ने लिया। अब इसरो ने पूछेगा कैमरा कौन सा था, इसरो का कैमरा अगर पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे हम, तो इसरो का कैमरा मिला है, ठीक है। तो इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब आप लोग देंगे मुझे कमेंट में। क्या जवाब देंगे कि इसरो के किस कैमरे ने ये काम किया है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ यार, मार्स ली कैमरा है यार, एक कैमरा है मार्स कैमरा, कैमरे का नाम ही है मार्स कैमरा, ठीक है। तो मार्स कैमरे ने इसरो ने लगा रखा है इसे। तो इसने क्या किया है, इन्होंने अपना जो है क्या किया है, एक क्या किया है, इन्होंने इसकी फोटो ली है। टूटीकोरिन एक जगह है टूटीकोरिन तमिलनाडु में, वहां पर इसरो ने अपना क्या किया है, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र लगाया है। टूटीकोरिन में अपना रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र किसने लगाया है, इसरो ने लगाया है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ है, इसरो ने क्या किया है, अपना सबसे पहला उपग्रह जो था इस बार का, इसरो का सबसे पहला उपग्रह इस बार का कौन सा था, GSAT-30 नामक उपग्रह जो था इन्होंने छोड़ा था। किससे छोड़ा था, अपना एक रॉकेट का यूज किया था। कौन सा रॉकेट था वो आपका, तो इसरो किस रॉकेट का इस्तेमाल करता है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसरो के बारे में, आपको पूरा का पूरा गहराई से, एक मिनट में बताता हूँ आप लोगों को कि देखो इसरो ने अपना GSAT-30 उपग्रह छोड़ा था, सबसे पहला उपग्रह था ये, ठीक है, GSAT-30 उपग्रह, ठीक है। अब नासा ने देख लेते हैं, नासा के अनुसार क्या होता है, नासा ने क्या किया है, नासा ने अपना जो है सबसे पहला, देखो नासा ने क्या किया, अपना वाशिंगटन डीसी का मुख्यालय का नाम बदल करके पहली अस्पेस एक वो है, पहली अस्पेस महिला है इनके यहाँ की, जो इंजीनियर है उनके नाम पर रख दिया है। और GSAT-30 किसे छोड़ा था, नासा ने छोड़ा था। नासा का पहला जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ बना है, इसरो का जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ बना है, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इनका बना है कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। इन्होंने क्या किया है, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाया है। एकदम याद रखना, नेत्रा परियोजना चलती है इनकी, क्या चलती है, नेत्रा परियोजना। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस साल देखो जनवरी से ये न्यूज में है नेत्रा परियोजना। तो नेत्रा परियोजना किसकी परियोजना है, नेत्रा परियोजना है आपकी इसरो की परियोजना है, ठीक है। और देखो यहाँ से देखो GSAT-30 इन्होंने कहां से छोड़ा है, GSAT-30 मैं यही चीज बताना चाहता था, इन्होंने छोड़ा है एरियान 5 रॉकेट से। किससे, एरियान 5 रॉकेट से। और छोड़ा कहां से है, ये छोड़ा है कुरू स्टेशन से। ये फ्रेंच गिनी का स्टेशन है, ये स्टेशन कहां का है, फ्रेंच गिनी देश का है, फ्रेंच गिनी देश का कुरू स्टेशन है, और उसका रॉकेट है एरियान 5। उसी से उन्होंने क्या किया है, GSAT-30 नामक उपग्रह छोड़ा, जो कि इसरो का पहला उपग्रह था इस साल का, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर जो आने वाला है, ठीक है।
सॉरी, हाँ, प्रसिद्ध चिकित्सक कृत्रिम हस्तल के किस जिले में है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये थोड़ा सा डाउटफुल था, इतना से डाउटफुल था, लेकिन ये मेरी तरफ से गलती नहीं है, ये यूपी पीसीएस, आप पेपर उठा के देखना, यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर का सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में सारा सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पर नैमिषारण्य को उन्होंने सही माना है। हालांकि जिसने व्हाट्सएप ग्रुप में क्लेम किया है, हमारे किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे किसी ने क्लेम किया है कि मतलब सर ये तो नैमिषारण्य सीतापुर जिले में, वो 100% राइट कह रहे हैं। वो सर क्या कर रहे हैं, 100% राइट कह रहे हैं कि सीतापुर जिला भी यहाँ पर सही ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन भाई आयोग ने यहाँ पर नैमिषारण्य को माना है। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप इसे चैलेंज करोगे तो आपका ये नंबर पॉजिटिव में जाएगा, ना कि नेगेटिव में। ये नंबर आपका किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। क्योंकि नैमिषारण्य क्या है, बेसिकली एक स्थल है, एक तीर्थ स्थल है, या फिर कह सकते हैं एक मतलब जगह है। जैसे आप कह सकते हो कि हजरतगंज कहाँ है, तो हजरतगंज तो लखनऊ में है ना। हजरतगंज अगर पूछ रहा है तो हजरतगंज लखनऊ में है। अब यहाँ पर पूछ लिया शर्मा चाय की दुकान कहाँ पर है, और हजरतगंज और लखनऊ दोनों ऑप्शन में दिया है। और जिला पूछा है, बेसिकली देखो यहाँ पर जिला पूछा है, जिला तो लखनऊ ही लगा के आएंगे ना यार हम, ठीक है। वैसे जो लखनऊ में रहते होंगे वो जानते होंगे शर्मा चाय वाला क्यों इतना फेमस है हजरतगंज में, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो लखनऊ में रहते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और अगर लखनऊ जाओ कभी तो शर्मा चाय वाले जरूर जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य ऑप्शन सही था, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका अगर सीतापुर भी आपने मार्क किया है तो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा के परिप्रेक्ष्य में पूरब से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या होगा? सॉरी, हाँ, ये कह रहे हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूरब से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या होगा, फर्क क्या होगा? एक मिनट रुको यार। उत्तर प्रदेश से पूरब से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या होगा? मैं एक बार यहाँ पर इमेज इंसर्ट कराना चाहता हूँ, बस एक बार, एक मिनट लाइन पे रहना आप लोग, मैं इंसर्ट कराता हूँ इमेज। मुझे यार यहाँ पे इमेज चाहिए होगी ना उत्तर प्रदेश की। हाँ, तो देखो यहाँ पर आ गया आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपसे पूछा क्या है, इसने आपसे पूछा ये है कि कहां से कहां तक जाने पर, मतलब देखो मैं आपको एकदम अच्छे से बताता हूँ एक चीज, देखो इसे बड़ा कर लेते हैं। हाँ, पूरब से पश्चिम की बात हुई है, ठीक है। तो देखो उत्तर प्रदेश का सबसे पहली चीज तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा पड़ा, तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है हमारा? देखो हमें एक चीज तो सबको पता है यार, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पूरब, यहाँ पे लाइन मार दो, सबसे पूरब क्या हो गया आपका? बलिया हो गया। सबसे पूरब क्या हो गया? बलिया हो गया। ये जगह क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे पूरब जिला है बलिया, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं आपका सबसे पश्चिम जिला कौन सा हो गया? तो इस तरह से आप सबसे पश्चिम देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबसे उत्तर देख सकते हो सहारनपुर, सबसे दक्षिण देख सकते हो यहाँ पर सोनभद्र है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा। अब देखो क्या होता है यार, यहाँ पर देखो यहाँ से मानसून आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मानसून आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, हिमालय पहाड़ है, यहाँ पर हिमालय के पहाड़ है, आपको पता है ना, ये नेपाल वाला एरिया है, देखो यहाँ पे नेपाल लिखा भी है। तो हिमालय के पहाड़ है, तो मानसून आने से क्या होती है, यहाँ पर टकरा करके यहीं रह जाती है, यहीं। और आपको पता होगा यार, क्या पता होगा कि ये जो गोरखपुर है ना, गोरखपुर में क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यूपी में। यूपी में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। आपको पता होगा ये चीज, ठीक है। अगर नहीं पता है तो अब जान लो। कितनी होती है? 184 सेंटीमीटर लगभग होती है गोरखपुर में। तो यानी क्या हुआ, यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक होती है गोरखपुर में भाई, ये हमने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट है हमारा। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल देख लो, मानसून है कि यहाँ पर हिमालय के पहाड़ लगे हुए हैं, इनसे टकरा करके क्या करेगी, इधर ही आ जाएगी, बैक ले लेगी, इधर गई इधर ही आ गई, इधर गई इधर ही आ गई। तो घूम फिर के बारिश कहाँ कराएगी? यहीं पर कराएगी ना। और आपको पता है यार, गोरखपुर के पास एक जनपद है महाराजगंज। कहां पर है महाराजगंज? ये रहा महाराजगंज। गोरखपुर से महाराजगंज की दूरी जो है सीधा अगर देखा जाए तो बहुत कम है, ठीक है। गोरखपुर से महाराजगंज की सीमा लगती है, और महाराजगंज से किसकी सीमा लगती है? नेपाल की सीमा लगती है। तो नेपाल से सीमा लगने के कारण क्या है, बहुत नजदीक होने के कारण यहाँ पर मानसून बहुत एक्टिव रहता है। और सबसे पहले जो मानसून प्रवेश करता है, अगर पूछा जाएगा, गोरखपुर में प्रवेश करता है। कहां पर प्रवेश करता है? गोरखपुर और देवरिया, इन सब क्षेत्रों में, ठीक है। तो गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो उसके पहले मैं इस मैप को हटा लेता हूं यार एक बार, वरना फिर ये मिलेगा नहीं मुझे, फिर इंसर्ट कराना पड़ जाता है। हाँ, अब देखो जरूरत पड़ेगी तो इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर देखेंगे आगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, मात्रा क्या हो गई? अरे यार सॉरी, मैं ये तो बताना भूल ही गया क्वेश्चन क्या था। हाँ, तो क्वेश्चन जो था उसके हिसाब से देख लेते हैं एक बार ऑप्शन। तो यहाँ पर मैंने बताया
कि यहाँ पर सर्वाधिक होती है, यहाँ पर सर्वाधिक होती है इस वाले एरिया में। तो उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, जब इधर पश्चिम में जाएगी तो वर्षा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी वर्षा, ठीक है। तो क्या होता है, घटती जाती है, ठीक है। और मथुरा वगैरह क्षेत्र में तो बहुत कम वर्षा होती है यार, मथुरा वगैरह में तो बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटती है, ठीक है। तो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन, तेजी से मत निकल भाई, और भी क्वेश्चन कराने हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध ताज उत्सव कब मनाया जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध ताज उत्सव के बारे में। तो ताज उत्सव कब मनाते हैं, फरवरी में मनाते हैं। कब मनाते हैं, फरवरी माह में, फरवरी माह में हम मनाते हैं ताज उत्सव, ठीक है। ताज उत्सव फरवरी माह में मनाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि उत्सवों के बारे में जब पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश के उत्सव बता दीजिए या फिर मेले बता दीजिए, तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ता है यूपी जीके। क्या पढ़ना पड़ता है, यूपी जीके, जिसकी क्लास के लिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लोग कहोगे तो मैं शुरू कर दूंगा इसको, बिल्कुल आपकी क्लास शुरू कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप लोग को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लाइव आना है। और अब वो आप लोगों से हो नहीं रहा है, चैनल को आप लोग शेयर कर नहीं रहे हो, सब्सक्राइब आप लोग करा नहीं रहे हो, तो फिर यार फिर हमें करने का मन कैसे करेगा आपके लिए कुछ अच्छा, ठीक है। अगर कुछ अच्छा चाहते हो तो आप प्लीज यार इस चीजों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हर चीजें सबको बताओ कि यहाँ पर चल रही है क्लास, ठीक है। तो हम देखो आपको मेले की बात कर रहे थे, तो मेले की बात हमने क्या किया, प्रसिद्ध ताज महोत्सव। ताज महोत्सव कब होता है, फरवरी में होता है। कहां पर होता है, ताज नगरी में होता है, ताज नगरी में। तो ताज नगरी किसको कहते हैं, हम आगरा को कहते हैं, आगरा को कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा, अब यहीं पे शांत नहीं रहा, उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि इसको कराता कौन है। तो इसको कराता है हमारे देश का राज्य का पर्यटन विभाग। कौन कराता है, राज्य का पर्यटन विभाग। तो अब क्या हुआ, इसने कहा अच्छा पर्यटन विभाग कराता है, तो ये बता दो चलो फटाक से कि पर्यटन विभाग जो है कब बना था, ठीक है। तो पर्यटन विभाग कब बना था, ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग कब बना था, ठीक है। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अच्छा, उसने कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मेले लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल मेलों की संख्या कितनी है, 2250 मेले। 2250 मेले प्रति वर्ष हमारे प्रदेश में लगते हैं, जिसमें से 86 मेले अत्यधिक कहां लगते हैं, मथुरा में। सर्वाधिक मथुरा में मेले लगते हैं, याद रखना इस चीज को। सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश से कहां लगते हैं, मथुरा में लगते हैं। मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं आपके कहां पर, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक मेला कहां लगता है, उत्तर प्रदेश में भाई 2250। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेला कहां लगता है आपका, मथुरा में। दूसरे नंबर पर कानपुर में 80 मेले, हमीरपुर में 79 मेले लगते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन पर क्या आने वाला है, ठीक है। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जो है मतलब लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है आपका, ये पूछा है आपका जनसंख्या 2011 के अनुसार। तो देखो इस क्वेश्चन को जिस किसी ने गलत किया है यार, उसके लिए बहुत गलत बात है, उसके लिए बहुत गलत बात है। क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है कि देखो सबसे पहले चीज तो इसका ऑप्शन बता दूं आपको, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जौनपुर। जौनपुर आपका इसका ऑप्शन सही है, जौनपुर ऑप्शन इसका सही है। लेकिन देखो यार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप कर रहे हो ना, मतलब जो गलत करके आ रहे हैं उनके लिए बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने इसको गलत कर दिया है ना तो बहुत गलत काम किया आपने, क्योंकि आप जनगणना अगर नहीं जान रहे हो उत्तर प्रदेश की तो आप कुछ नहीं जान रहे हो। इतने दिनों से आपको पढ़ाया जा रहा है, 2011 से आप अब तक देखते चले आ रहे हो, उसके बाद आपका तैयार नहीं है जनगणना, तो गलत बात है। अगर आपको जनगणना ये सब सारी चीजें, जनगणना, वन संपदा, यूपी जीके मतलब पूरा अगर करना है कवर, तो आप हमारे चैनल पे व्हाट्सएप पर एक बार बताओ हमें कि सर हाँ हमें करना है। या फिर अगर आप मतलब क्या कहते हैं कहीं और बताना चाहते हो, जैसे यूट्यूब वीडियो कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। या फिर टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो, आप बिल्कुल बताओ, आपके लिए बहुत जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जौनपुर जिला है। जौनपुर जिला का लिंगानुपात है कितना, इसका लिंगानुपात है 1024/1000। ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, 1024/1000 आपका क्या है, 1024/1000 आपका क्या है, लिंगानुपात जिला है। लिंगानुपात कितना है आपका, 1024/1000 है, ठीक है। अच्छा, 1024 क्या है, 1000 क्या है लिंगानुपात में, तो 1000 क्या है, पुरुष है, 1000 क्या है, पुरुष है। और लिंगानुपात में ये क्या है, महिला है, ठीक है। ये क्या है, महिला है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ यार, अगर किसी ने टेस्ट दिया होगा ना तो बिल्कुल बेसिक समझ लेगा। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात पर बात कर ले, दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर भी ऑप्शन में है आजमगढ़ है। तीसरे नंबर पर कौन है, देवरिया जिला है, देवरिया। और यही तीन जिले ऐसे हैं जिनकी लिंगानुपात कितना है, 1000 से 1000 पे ऊपर है, ठीक है। मतलब प्रति 1000 पुरुष पर यहाँ पर 1000 से अधिक महिलाएं। जैसे देवरिया में कितनी है, 1017 महिलाएं हैं, इससे 2 महिला ज्यादा, 1019 कहां पर है, आजमगढ़ में है, ठीक है।
यहाँ पर दो जिले आजमगढ़ में है। देखो अब इसको मैं कैसे याद करता हूँ, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, मैंने एक ट्रिक नहीं, मतलब मैंने एक लाइन बना ली है, वन लाइनर, क्या, जिसकी शादी कहीं ना हो वो जौनपुर में हो जाती है, जिसकी शादी कहीं ना हो वो जौनपुर में हो जाती है। क्यों? क्योंकि जौनपुर में 1000 लोगों की शादी हुई, उसके बाद भी उनके पास कितनी लड़कियां बच गई? 24 लड़कियां बच गई। 24 लड़कियां उनकी दूसरे जिले में जाएंगी, ठीक है। तो इस बात जिसकी शादी कहीं ना हो उसकी जौनपुर में हो जाती है। इस तरह से मैंने याद कर रखा है जौनपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात। अब देखो एक क्वेश्चन ये पूछा कि लठमार दीवारी जो लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश में किस जिले का है, मतलब किस जिले का उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य है लठमार दीवारी। अब देखो ये चीजें जब पूछ लेता है ना यार, तो आप लगा के चले आते हो ब्रज क्षेत्र, आंख मूंदते और ब्रज क्षेत्र लगा करके चले आए। तो अब क्या हुआ कि जब आप ब्रज क्षेत्र लगा के चले आए तो आपका ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये होता है बुंदेलखंड में। कहां होता है? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में ये होता है। अब क्या हो गया कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया। इसी तरह एक चीज आती है कि देवी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? देवी नृत्य आपको बताना है। उसके बाद आपको मैं बता दूं नृत्य होते हैं आपके कौन सा? चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य बहुत फेमस है यार। कहां होता है? इसमें ब्रज क्षेत्र में। ब्रज क्षेत्र में जो आपने जिक्र किया है ना, बहुत लोगों ने ब्रज क्षेत्र मारा है। ये लठमार होली होती है, याद रखना, ये लठमार होली होती है ब्रज में, दिवाली नहीं होती है। दिवाली कहां होती है? बुंदेलखंड में होती है। चरकुला जो है बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। कहां का? ब्रज क्षेत्र का। ब्रज क्षेत्र का नृत्य है चरकुला। चरकुला नृत्य कहां होता है? ब्रज क्षेत्र में होता है। एक मिनट में व्हाइट ही ले लेता हूं, सबको आराम रहेगा ना इससे। हाँ, चरकुला नृत्य कहाँ होता है? चरकुला नृत्य होता है आपका कहाँ? चरकुला नृत्य होता है मथुरा में। इसकी खासियत क्या होती है? इसमें 108 दीपक होते हैं, उसको हम रखते हैं एक पिंजरे में, और पिंजरे को रखते हैं सर पर। एक पिंजरे में रखते हैं और पिंजरे को कहाँ रखते हैं? सर पर रखते हैं, ठीक है। इस तरह से ये नृत्य किया जाता है। कितने दीपक होते हैं? 108 दीपक होते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये चीज मत सोचा करो कि यूपी पीसीएस में पूछा है तो यूपी ट्रिपल एससी में नहीं पूछेगा, या फिर यूपी ट्रिपल एससी में पूछा है तो यूपी पीसीएस में नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि अब स्टैंडर्ड बहुत ऊपर जा चुका है यार, बहुत ऊपर चल रहा है स्टैंडर्ड। अब बेसिकली बहुत डिटेल से हमें चीजें कवर करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो भाई देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रवि को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन जो है वो 13 और 19 अप्रैल के बीच में पड़ता है, जबकि उसके भाई को याद है कि जन्मदिन 17 से 23 के बीच में पड़ता है। तो जन्मदिन कब पड़ता है? तो जन्मदिन कब पड़ता है इसको देख लेते हैं। देखो दोनों का क्या करो, आप लिख लो 13, 14, 15, 16 और 17 और ये 18, और इसके बाद इनका लिख लो। सॉरी, मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं और मुझे एक बार सही से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इसको कितना पता था? 19 तक पता था, 19 तक। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके भाई को याद है कि जन्मदिन 17 से 23 के बीच में। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो देखो एक चीज तो जान लो कि जो ये 20 है ना, 20, क्योंकि देखो मैं बता दूं 13 को बर्थडे पढ़ नहीं सकता, क्योंकि 13 से और 23 के बीच में कह रहा है। तो 13 को मैंने मिटा दिया, ठीक है। किसको मिटा दिया? 13 को। और 19 को भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि 19 के बीच में है, 13 और 19 के बीच में है। 17 को भी नहीं पढ़ सकता और इधर 23 को भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि 23 के बीच में है, ठीक है। तो अब एक ही संख्या उभयनिष्ठ बची ना यार, जो उभयनिष्ठ बचती है वही जन्मतिथि होता है, यानी 18 तारीख इसका जन्मदिन हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम, ठीक है। बाकी डिटेल के लिए आप रीजनिंग की क्लास देखो हमारी, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? के एल एम एल एन एम ओ एन ओ पी क्यू का अगला स्टेज क्या होगा? इस वाले का अगला स्टेज पूछ लिया है। तो देखो अब इसको क्या करते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं। जैसे देखो जब भी कभी आपको रीजनिंग में ये दो टर्म एक साथ दी हो ना, दो टर्म एक साथ, तो इसी में खोजा करो, आपको इसी में आपको मिल जाएगा चीजें कि इसमें क्या राज है, वो इसी में मिलने वाला है, इसी में मिलने वाला है राज। जैसे देखो के एक साथ दिया था, के एक साथ हमने रख लिया, उसके बाद हमने क्या किया? एम को रख लिया, उसके बाद हमने क्या किया? एल को रख लिया, उसके बाद हमने एन को रखा। तो अब हम क्या देख रहे हैं यार? m+1 यानी n हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? n को क्या किया हमने? n को फिर देखा o भी हो रहा है और बीच में क्या हो रहा है? mm हो रहा है, ठीक है। तो o भी क्या है आपका? +1 है, o भी आपका क्या है? +1 है। तो इसी तरह अगर हम देखें आपका लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में आपका आ रहा है o क्या है? QP। तो P के साथ अगर एक जोड़ ले तो आपका क्या आ जाएगा? P के साथ जोड़ ले तो R आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है? QP है तो Q के साथ आपका और Q के बाद क्या आएगा? P आएगा। तो PR इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसने भी डी ऑप्शन लगाया था उसका ऑप्शन करेक्ट है, जिसने डी ऑप्शन नहीं लगाया था उसका इनकरेक्ट है। और उसको अगर जरूरत है तो भैया फिर आप क्या करो? रीजनिंग पे आ जाओ। कहां पर? एडवांस लर्निंग बाय आरके सर के यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग की क्लास करो आप, ठीक है। वहां पर आपको सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। अब क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन है 30, 24, 29, 30, 24, 19 है, सॉरी 30, 24 और 19 और फिर 15 और फिर 12। ये देखो पहली बात तो देखो ये श्रृंखला का सबसे आसान चीज है यार, श्रृंखला का सबसे आसान क्वेश्चन मैं इसे मानता हूं। क्यों? सामने दिख रहा है 30, 4, 30, 6, 24, 6 घटाने पे
क्या हुआ 24 आ गया। अब 5 घटाया तो क्या आ गया 19 आ गया, 4 घटाया तो क्या आ गया 15 आ गया, 3 घटाया तो क्या आ गया 12 आ गया, 2 घटा दो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर इसका हो जाता है, 10वां आंसर हो जाता है। लेकिन ये भी क्वेश्चन मैंने आयोग से ही उठाया है, यूपी ट्रिपल एससी से ही उठाया है और ये क्वेश्चन आया हुआ था। बाकी देखो टफ क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, जब एग्जाम प्रेशर होता है ना, जब एग्जाम प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर, तो आप क्या करते हो, ये चीज निकालना ही भूल जाते हो यार, ये चीज कैसे क्या रिलेशन चल रहा है यही भूल जाते हो आप, ठीक है। तो भाई देखते हैं हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक्टर का कूट जो है वो लिख दिया गया ZXGL, क्या लिख दिया गया ZXGL लिख दिया गया। एक्टर का कूट क्या है आपका ZXGL है, एक्टर का क्या है एक्टर ZXGLI। तो इसमें देखो यार सबसे पहली चीज जो थोड़ा बहुत रीजनिंग पढ़ा होगा वो समझ रहा होगा, क्या समझ रहा होगा कि A के साथ Z क्या होता है उसका अपोजिट होता है, C के साथ क्रैक्स होता है, क्रैक्स का मतलब हो गया C के साथ X, GT रोड का मतलब हो गया G और T, और LO का मतलब हो गया लव, RI का मतलब हो गया इंडियन रेलवे, ठीक है। तो इसी तरह आपसे पूछा किसका है, पेंसिल का पूछा है, पेंसिल का। तो आपको मैं याद करने का तरीका बता देता हूं, L के साथ देखो O आया है तो O तो यहाँ आना ही आना है, तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही गलत हो गए, ठीक है। ऐसे एलिमिनेट करते हैं हम इसको। E के साथ आपका क्या आता है, P के साथ क्या आता है कमला पसंद है, यानी KP आता है, KP, तो K तो दोनों के ऑप्शन में सही है, चलो ठीक है। E के साथ क्या आता है आपका इवनिंग, EV आता है, V आता है, इवनिंग का EV आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया V हो गया, यानी ऑप्शन नंबर A आपका सही हुआ। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका A ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर A सही हुआ, ठीक है। तो गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किट कैट को लिखा गया क्या है, कैट टिक लिखा गया है, मतलब सॉरी मैं इसको पढ़ने से पहले इसको लिख देता हूं एक बार। क्या कह रहा है कि अगर किसी श्रृंखला में क्या लिखा गया है, इसी श्रृंखला में लिखा गया है कि किट कैट, एक बार पेंसिल चली नहीं रही है, देखो ये रहा, हाँ अब पकड़ा है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किट कैट यानी KITCAT को क्या लिखा गया है CATTIK, तो इससे आसान कुछ हो सकता है यार, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब देखो भाई मैं तुमको बता देता हूँ क्यों नहीं हो सकता। देखो ऐसे कर लो, C के साथ C, A के साथ A और T के साथ T, यानी उल्टा कर दिया, इधर K के साथ K, इधर बीच वाला बीच में और T वाला यहाँ पर आ गया। इसी तरह कर दो ना यार पेंटन का, क्या कर दो पेंटन का, इसी तरह कर दो ना यार। कैसे करोगे, अब देखो इसका तरह करोगे जब तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर T रख देना यहाँ पर, और T केवल दो ऑप्शन में आया है, यानी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। T के बाद क्या हो गया O, O को यहाँ रखो, तो T के बाद O भी आया है, बिल्कुल सही है, उसके बाद T आ गया है और यहाँ पर क्या आ रहा है P आ रहा है, तो यहाँ पर भी P आ रहा है, तो यानी दोनों ही ऑप्शन ये क्या हो गए गलत हो गए, यानी नन ऑफ द अबव हमारा क्या हो गया सही हो गया। अब देखो आपके अंदर फिर एक बार वहम होता है कि नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अच्छा वो नन ऑफ द अबव ज्यादा दे रहा है, आजकल क्या हो रहा है कि वो नन ऑफ द अबव ज्यादा दे रहे हैं, कौन TCS एग्जाम करा रही है, ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो वहां पर नन ऑफ द अबव ज्यादा आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो नन ऑफ द अबव देने के बाद आपको क्या लगता है कि मेरा जो ये कॉन्सेप्ट बनाया ना मैंने, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बस बता रहा था कि ये कॉन्सेप्ट मेरा गलत है, आपको क्या लगता है मेरा ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया गलत हो गया, अब दूसरे कॉन्सेप्ट खोजने लग जाते हो आप, जबकि वही सही है। इसमें से आपको नन ऑफ द अबव लगा करके आगे बढ़ जाना है क्वेश्चन में। अब इसके कह रहा है कि EPROM का पूरा नाम क्या है। अब देखो भैया, अब क्वेश्चन से पूछ लिया सवाल, किससे पूछ लिया सवाल, कंप्यूटर से पूछ लिया। कंप्यूटर के इस सवाल में देखो यार, मुझे भी बहुत ज्यादा कंप्यूटर के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ EPROM का फुल फॉर्म क्या है। EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम जानते हो आप, रोम, रोम क्या होती है, रोम क्या होती है, हमारे कंप्यूटर में लगी होती है, और रोम कैसी है, एक मेमोरी टाइप है, मेमोरी टाइप है, और ये क्या होती है अस्थाई मेमोरी होती है। कैसी होती है, नॉन परमानेंट मेमोरी। मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर किसी फाइल पे वर्क कर रहा हूं, मान लो मैं पावर पॉइंट पे वर्क कर रहा हूं, किस पे वर्क कर रहा हूं, पावर पॉइंट पर, तो उसको मैंने सेव नहीं किया और लैपटॉप में सॉरी सिस्टम मेरा क्या हुआ बंद हो गया, सिस्टम मेरा बंद हो गया, तो वो देखो जब तक सेव था वो किस पर, जैसे मान लो मैंने बैकग्राउंड में डाला, बैकग्राउंड में डाल करके फिर उठाया, फिर क्या किया उठा लिया, तो अब वो किस पर सेव था, रोम पर सेव था, हमारे रोम पर सेव था। और जब मैं उसको सेव कर देता हूं तो वो किस पर होता है, आपका डिवाइस में जाता है, और डिवाइस से आपका क्या होता है, डिवाइस से आपका रैम उसको एक्सेस कराता है, ठीक है, हार्ड डिस्क में जाता है, हार्ड डिस्क के रैम एक्सेस कराता है। ये बेसिकली आपको कंप्यूटर वाले सर बताएंगे, बहुत जल्दी आपकी कंप्यूटर की क्लास शुरू होने वाली है। अब उसके लिए आप आके सर से एक बार डिस्कस कर लेना यार। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं यार, मुझसे बार बार यही सवाल पूछ रहा है ये, ठीक है, कंप्यूटर वाले सवाल ज्यादा आ गए यार, ठीक है। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग में आपको बताता हूं कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य भागों की जब बात करेगा तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं, कंप्यूटर के मुख्य भाग होते ही कितने हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग। कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6। अच्छा कंप्यूटर के मुख्य भाग में कौन कौन चीजें आती है, देखो सबसे पहला चीज आता है CPU। CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा क्या होता है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ले सकते हो आप, इनपुट डिवाइस जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस, ये सब वगैरह वगैरह। आउटपुट डिवाइस जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। उसके बाद आपका मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट ले सकते हो आप। सेकेंडरी स्टोरेज जिसको मैंने कहा हार्ड डिस्क, ये सब ले सकते हो। कम्युनिकेशन डिवाइस ले सकते हो, ठीक है। ये सब 6 पार्ट होते हैं आपके टोटल मिस्टर कंप्यूटर के, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था। तो सबसे पहला जब मिनी कंप्यूटर की बात पूछता है तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था, PD8 था। PD8 क्या था आपका सबसे पुराना मिनी कंप्यूटर था। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, PD8 था, PD8। अब ये क्या था, यह डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 1958 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 1958 में बनाया गया, और यह एक सफल व्यवसायिक मिनी कंप्यूटर हुआ। अब देखो यहाँ पर कह रहा है ENIAC। ENIAC कब क्या था, ENIAC जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक, मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, क्या है न्यूमेरिकल, उसके बाद क्या है ये इंटीग्रेटर था, इंटीग्रेटर, और यहाँ पर क्या था, कंप्यूटर था, कंप्यूटर था, ठीक है, एंड कंप्यूटर था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर क्या था, ENIAC था। ENIAC क्या था, ENIAC आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। EDVAC क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में है EDVAC। EDVAC क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट यहाँ पर स आएगा यार, वेरिएबल, ये बेसिकली यार इंग्लिश की चीजें हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। वेरिएबल आप लोगों के नाते, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट करोगे सर इंग्लिश में बताया है। वेरिएबल कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, सो गाइस मैं इतना ही बता सकता था जितना मुझे पता था। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण की बात करें तो कौन सा है, कैरी 2 है, कैरी MP424 है, तिहाने 2 है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो आपको ऑप्शन बता दूं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कैरी 2 के बारे में मुझे जो पता है बताता हूँ आपको। कैरे क्या है, क्रे क्या है, क्रे एक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है जो कि 1985 में किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था रिसर्चर थे हमारे, कौन, क्रे हमारे एक रिसर्च थे, उन्होंने बनाया था, क्रे ने इसको बनाया था। इसकी उच्च क्षमता कितनी थी, इसकी उच्च क्षमता थी 1.9 GFLOPS, ठीक है। अब क्षमता क्या होती है, GFLOPS, ये सब आपको कंप्यूटर वाले सर ही बता पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरा क्या है कि क्रे XGM पर 24 किसने बनाया था, ये यह एक सुपर कंप्यूटर ये भी था जो कि 1983 से 1985 में बना था। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर हुआ था इस समय, ये क्या था, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर था ये, कौन सा, क्रे XGMP 24 विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर था ये, ठीक है। ये आपका क्या था, 1983 से 1985 में बना था, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी थी, इसकी क्षमता 200 MF लॉप्स थी, 200 MF लॉप्स थी, ठीक है। और तिनहे की बात करें तो तिनहे एक चाइनीज कंप्यूटर है, चाइनीज कंप्यूटर है ये, ठीक है, जिसकी अधिकतम क्षमता कितनी है, 33.86 पेंटा, 33.86 पेंटा क्या है इसकी आपकी अधिकतम क्षमता है, ठीक है। तो गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार इसे रब कर देता हूं मैं। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ आंसर की है ना वो आपको मिल जाएगी, इसमें नो डाउट आपको आंसर की मिलने वाली है। तो सो गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर क्या नहीं होते हैं, पेंटियम प्रो वाला, पेंटियम या पेंटियम प्रो या पेंटियम 2 या पेंटियम 3 या फिर आपका इंटेल। तो यार देखो जब सारे के सारे एक जैसे नाम वाले हैं तो ये तो होंगे ही होंगे, यही नहीं होगा। उच्च क्षमता वाला प्रोसेसर कौन सा नहीं है, इंटेल नहीं है, इंटेल से कहीं ज्यादा उच्च क्षमता वाले हैं ये पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2, पेंटियम 3, ये सब कहते हैं, ये सब आपके बहुत सारे उच्च क्षमता वाले थे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ को सहकारी संघ किसने कहा था। अब आया क्वेश्चन बढ़िया वाला, ठीक है। तो भारतीय संघ को सहकारी संघ किसने कहा था, ये मैंने आप लोगों को डिस्कस कर रखा है। मेरे जो एमसीक्यूज लेक्चर आते हैं, एमसीक्यूज लेक्चर जो मेरे आते हैं उसमें मैंने चीजें बता रखी थी, सर ने भी बता रखा है, आरके सर ने भी, उनके लेक्चर को भी आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारतीय संघ को किसने कहा था, सहकारी संघ कहा था किसने, केसी वेयर ने कहा था, कि जी ऑस्टिन ने कहा था, कि आपका इनवर्ट जेनिंग ने कहा था, कि किसने कहा था। तो आप लोगों ने क्या ऑप्शन लगा रखा है वो पहले आप लोग सोच लो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर क्या सही होने वाला है, जी ऑस्टिन सही होने वाला है, क्योंकि जी ऑस्टिन ने कहा था, जी ऑस्टिन ने कही थी ये बात, क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि आपका जो भारतीय संघ है ना वो एक सहकारी संघ है। कैसा संघ है, सहकारी संघ है, ठीक है। उसके बाद देखो भारतीय क्या कहते हैं संघ को सहकारी संघ इन्होंने कहा था, ठीक है।
जी अश्विन ने, केसी ब्रेयर का नाम आया। केसी ब्रेयर ने क्या कहा? केसी ब्रेयर ने कहा कि अर्धसंघीय सरकार कहा, भारत की सरकार को क्या कहा? अर्धसंघीय सरकार कहा, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं इसको। अर्धसंघीय सरकार किसने कहा? अर्धसंघीय सरकार कहा आपने केसी ब्रेयर ने। केसी ब्रेयर ने क्या कहा? अर्धसंघीय सरकार का। ईवर जेनिंग, ईवर जेनिंग नहीं है बेसिकली, ये आइवर जेनिंग है, आइवर जेनिंग। आइवर जेनिंग ने क्या कहा था? आइवर जेनिंग ने कहा था कि क्या हुआ था? आइवर जेनिंग के अनुसार, आइवर जेनिंग के अनुसार क्या कहा गया था? फेडरल विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पॉलिसी। फेडरल गवर्नमेंट है लेकिन क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पॉलिसी है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पॉलिसी है। क्यों कहा था? क्योंकि देखो इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण था हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या कहती है? समवर्ती सूची ये कहती है कि राज्य और केंद्र दोनों कानून तो बना सकते हैं, लेकिन कानून किसका भारी हो जाएगा जब लड़ जाएगा? तो कानून भारी हो जाएगा आपका केंद्र का। निजता का अधिकार किसमें निहित है? ये क्वेश्चन देने का कारण मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना था कि एमसीक्यूज में मैं इसको डिस्कस नहीं कर पाया था। तो निजता का अधिकार वर्ष 2007 में हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये हमारे आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 में इसको डाला गया है, ठीक है। आर्टिकल 21 में ये हमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, ठीक है। निजता का अधिकार मतलब क्या होता है कि आप निजी चीजों का वस्तुओं को, जैसे आप कहां पे हो इस समय, यह बताना कोई बहुत, मतलब अगर सरकारी संस्था पूछ रही है और कोई विशेष आवश्यकता है तो आप बताएंगे, वरना कोई ऐसे पूछ रहा है तो आपके लिए वो प्रेशर नहीं बना सकता कि आप कहां हो, ये बताओ भी बताओ, ठीक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें आपको क्या, आधार कार्ड को बेसिकली इन्होंने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी इस आधार कार्ड को लगाए। जिसके बाद आपका क्या हुआ? संशोधन हो गया कि आप केवाईसी के लिए कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो, सारी चीजें आप करा सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक चेक का भुगतान है जिसकी भुगतान राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक चेक है जिसका भुगतान जो है बैंक अपनी सुविधा से करता है। ये किसने कहा था? ये कहा था आपका केटी शाह ने। केटी शाह ने क्या कहा था? केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है एक आपका चेक है जिनका भुगतान क्या होता है? बैंक अपनी सुविधा से करता है। अच्छा, ये इन्होंने क्यों कहा था? ये इन्होंने इस बात से कहा था कि यार मैंने बार बार बताया कि डीपीएसपी क्या है? राज्य के लिए है। अगर राज्य के पास व्यवस्था रहेगी तो वो ये व्यवस्था करेगा, नहीं रहेगी नहीं करेगा, मना कर देगा। लेकिन क्या है कि इसके लिए क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट हमारी एक नहीं सुनेगा, मौलिक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो शक्ति स्थल का संबंध किससे है? शक्ति स्थल का संबंध है श्रीमती इंदिरा गांधी जी से। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का ये क्या है आपका, जब देखो इनकी याद में बनवाया गया, जब इनका जो है देहांत हो गया तो इनकी याद में बनवाया गया शक्ति स्थल, ठीक है। शक्ति स्थल बनवाया गया था किसके टाइम में? किसके याद में? आपका इंदिरा गांधी जी के लिए। महात्मा गांधी जी के लिए क्या बनवाया गया था? महात्मा गांधी ऑप्शन में है, इनके लिए राजघाट बना है, राजघाट बना है, राजघाट, ठीक है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह की अगर बात करें तो चौधरी चरण सिंह जी के लिए क्या बना है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। ये आप लोग मुझे बताएंगे कहां पर? कमेंट में, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। महात्मा गांधी के लिए राजघाट, और जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या बना है? जवाहरलाल नेहरू के लिए बना है शांति वन। क्या बना है? शांति वन। और चौधरी चरण सिंह के लिए क्या बना है? ये आप लोग मुझे बताएंगे, बना है या नहीं बना है ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? नेशनल पीपुल कांग्रेस कहां की संसद है? नेशनल पीपुल कांग्रेस कहां की संसद है? ये चाइना की संसद है। नेशनल पीपुल कांग्रेस कहां की संसद है? आपकी चाइना की संसद है। ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं? अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं तो आप इसका क्या जवाब देंगे? तो क्या आप लोग जवाब देंगे? तो बिल्कुल आप लोग जवाब देंगे कि ब्रिटेन की संसद कैसी है। पहली बात तो ब्रिटेन की संसद को कहते हैं आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। और ये कैसी होती है? ये भी क्वासिफिकेटिव मतलब द्विसदनात्मक है, ये भी आपकी द्विसदनात्मक है, ठीक है। उसके बाद देखो आपका क्या कहते हैं कि अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, ठीक है। मान लिया पूछ लिया कि अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, तो अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? अमेरिका की संसद को कहते हैं सीनेट, सीनेट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब अगर पूछ ले कि मान लो जापान के संसद को क्या कहते हैं, जापान के संसद को क्या कहते हैं, तो इस तरह की चीजें पूछेगा तो आपको फिर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आप ही को बताना पड़ेगा जापान की संसद को क्या कहते हैं। ये चीज फिर आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है। ये चीज आपको फिर क्या करना है? कमेंट में बताना है। अच्छा, ये मत समझना कि मैं आप लोगों को क्या कहते हैं मतलब इसलिए कह रहा हूँ कमेंट बताने कि मुझे नहीं पता है। मुझे बिल्कुल यार देखो बिल्कुल दिमाग में है मेरे, ये बिल्कुल दिमाग में है। मैं अभी यही बता सकता हूँ जैसे क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा नेशनल डाइट कहते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली मैं बस इस बात से कहता हूँ कि आप भी थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है। जब आप कमेंट में लिखोगे ना तो आपको वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाती है यार, ठीक है। अब देखते हैं 31 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। तो मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं? मतदाता दिवस हम मनाते हैं आपका, कब मनाते हैं मतदाता दिवस? मतदाता दिवस मनाते हैं 25वीं जनवरी को। 25वीं जनवरी को हम मनाते हैं आपका अंतरराष्ट्रीय मतदाता दिवस। अंतरराष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25वीं जनवरी को मनाते हैं, 25वीं जनवरी को। अब सो गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अधिकता से ब्लू सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ब्लू सिंड्रोम नामक बीमारी जो होती है वो किसकी अधिकता से होती है? तो ब्लू सिंड्रोम नामक बीमारी जो होती है वो नाइट्रेट की अधिकता से हो जाती है। नाइट्रेट की अधिकता से क्या होती है? ब्लू सिंड्रोम हो जाती है। अब देखो जब जल में क्या होता है, जल में जब नाइट्रेट घुला हुआ नाइट्रेट रहता है तो उसमें कितना होता है? 90 ppm से अधिक हो जाए। अब देखो ये पीपीएम वगैरह सब कुछ क्या है, ये आपको बायोलॉजी में बता दिया जाएगा, ठीक है। 90 पीपीएम से जब अधिक हो जाता है तो इससे बच्चों के होंठ और शरीर क्या होते हैं? नीले पड़ने लग जाते हैं। तो इसी बीमारी को क्या कहते हैं? ब्लू सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू सिंड्रोम कहते हैं। और यही नाइट्रोन क्या करता है? हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उससे ऑक्सीजन के परिवहन क्षमता को बाधित कर दे रहा है। ऑक्सीजन जब जाएगा नहीं तो फिर क्या होगा? हमारा शरीर नीला पड़ जाएगा और श्वसन क्रिया जो होगी हमारी वो धीरे हो जाएगी और इससे कभी कभार होता क्या है? डेथ तक हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है बच्चों की, ठीक है। अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारतीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। और पीसी महालनोबिस ने इसको बनाया था। पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर हमने सबसे पहली बार किस बार किसी को दिया है पुरस्कार? पीसी महालनोबिस पुरस्कार। तो किसको दिया है? उर्जित पटेल को दिया है। उर्जित पटेल को हमने दिया है पीसी महालनोबिस पुरस्कार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के सामान्य प्रवाह की दिशा जो है आप लोगों ने जो लगाकर आया है, दक्षिण से दक्षिण, उत्तर, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो देखो इन सब सारी चीजों के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर मैप भी लगा दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, एक ऑप्शन से बता भी दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। एक बार मैं देख लेता हूं वहां पर सही ऑप्शन क्या दिया गया था टेस्ट में, ठीक है। हाँ, टेस्ट में सही ऑप्शन बिल्कुल सही था, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ही दिया गया था। तो इसमें से जिसका कमेंट इसके लिए आया है ना कि सर ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं गलत है यार, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसलिए आप लोग प्लीज क्या कहते हैं, ऐसे ऑप्शन देखो, ऑप्शन गलत नहीं थे, वो भी ऑप्शन गलत नहीं था, वो भी ऑप्शन क्या था? आयोग ने दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन फिर भी चलो मैं मान लिया, जब आप चैलेंज करोगे तो चैलेंज से आपका वो क्वेश्चन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि यहाँ पर देखो, ये आपको मैंने बताया था अभी अभी यूपी के सॉरी, यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको यूपी के रिलेशन में, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया आपका पूरब, और ये आपका हो गया उत्तर, ये आपका हो गया दक्षिण। तो यहाँ पर देखो मानसून कहां से चल रहा है? दक्षिण पश्चिम से चल रहा है। और कहां जा रहा है? उत्तर की ओर, पूरब की ओर जा रहा है, और पूरब से क्या कर रहा है? फिर उत्तर की ओर बढ़ रहा है। पूरब की ओर जा रहा है और फिर उत्तर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो मानसून है वो कैसा चल रहा है कि अरब सागर से उठ रहा है, ठीक है। और फिर कहां जा रहा है? वो जा रहा है यहाँ पर, यहाँ से फिर आपका क्या कर रहा है? यहाँ से फिर इधर मुड़ रहा है और इधर से फिर इधर मुड़ जा रहा है। तो आप साफ देख सकते हो कि दिशा कैसी है, उसकी दिशा साफ और साफ कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अच्छा, ये ग्रीष्मकालीन मानसून है। शीतकालीन मानसून कहां से आता है? शीतकालीन मानसून तो सीधा सीधा भैया यहाँ से ये कर लिया, ये कर लिया, पूरब हो गया, उत्तर हो गया, यानी उत्तर से शुरू होगा या उत्तर पूर्व से, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये कहते क्या है? जून 5 तक लगभग लगभग जो होता है यहाँ पर केरल के तट पर, केरल के तट पर जून 5 तक पहुंच जाता है ये मानसून, ठीक है। सो गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त है श्री संजय मिश्रा जी। अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा यार, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा और थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। एक महिला की 2 लड़कियां हैं, अगला बच्चा पैदा होने पर लड़का होने की क्या संभावना है? निर्धारित नहीं कर सकते। वाह, क्या जवाब देते हो यार आप लोग, मतलब निर्धारित नहीं कर सकते। अरे भाई, एक महिला का लड़का है, ठीक है, अगली बार चाहे उसे लड़का होगा या लड़की होगी, 2 ही चीज तो हो सकते हैं यार। तो 1/2 की प्रायिकता हो गई ना, या लड़का या लड़की। तो आप लोग क्या बेकार के क्वेश्चन यार, क्या देते हो आप लोग ऑप्शन, निर्धारित नहीं कर सकते। अरे भाई 1/2 होगा इसका आंसर, सही कर देना आप लोग। निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा होता है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो देखो ऋतु, ऋतु नामक शब्द जो होता है, जो ऋतु नामक शब्द होता है, इसको हम प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग में। इसको हम कहां प्रयोग करते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। ऋतु नामक शब्द को कहां प्रयोग करते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य आपके जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हिंदी का लेक्चर आपका नहीं तैयार है, अगर आपकी हिंदी कमजोर है, तो आप हमें बताओ, ठीक है कि सर आप एक बार हिंदी की क्लास शुरू कर दो। हम आपको हिंदी की भी क्लास नो डाउट बहुत अच्छे से शुरू करने वाले हैं। और आप एक चीज जान लो यार, पूरे मतलब मुझे ज्यादा बोलना हो जाएगा ये, लेकिन YouTube पे आरके सर से अच्छा अगर कोई हिंदी पढ़ा सकता है तो मुझे बताना यार, कमेंट कर देना कि सर ये आरके सर से अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार कमेंट कर देना, ठीक है, हिंदी के लिए। नो डाउट कि आरके सर के सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं यार, आरके सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदी के लिए मुझे लगता है कि उनसे अच्छा फिर
अभी तो मुझे लगता है कि नहीं कोई है, ठीक है। अब देखो समुच्चय बोधक किसको कहते हैं, समुच्चय बोधक किसको कहते हैं, अभिकारी को कहते हैं, अभिकारी को समुच्चय बोधक कहते हैं। अब देखो समुच्चय बोधक क्या होता है, दो शब्दों को परस्पर जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं समुच्चय बोधक। ये सदैव कैसे होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, अभिकारी रहते हैं, ठीक है। जैसे आंधी आई, पानी बरसा और पानी बरसा, ये सब क्या है, और यहाँ पर क्या है, एक अभिकारी है, अवयव समुच्चय बोधक है, क्योंकि यह पद दो वाक्यों आंधी और आई पानी को जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आंधी और आई पानी को जोड़ कौन रहा है, आपका और शब्द, ठीक है, इसलिए आपका समुच्चय बोधक है वो, ठीक है। समुच्चय मतलब होता है यार इकट्ठा कर देना, इकट्ठा करने वाले को समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है निम्न में से कौन सा सम्मात्रिक छंद का उदाहरण नहीं है, सम्मात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो सम्मात्रिक छंद का उदाहरण इसमें से आपका चौपाई नहीं है, चौपाई। क्यों, क्योंकि देखो चौपाई क्या है, एक सम्मात्रिक उदाहरण नहीं है पूछा था यार, तो उदाहरण नहीं है तो सभी हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ ये हो रहा है कि निम्न में से कौन सा सम्मात्रिक छंद का उदाहरण है, होना चाहिए था क्वेश्चन, और यहाँ पर नहीं पूछा है, तो देखो नहीं में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, सोरठा, दोहा, यानी सभी हो जाएंगे। और चौपाई जो है सम्मात्रिक छंद है, चौपाई क्या है, सम्मात्रिक छंद है। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन अगर आपने चौपाई लगाया होगा तो आपको सही बता रहा होगा, लेकिन जबकि क्या है, चौपाई सम्मात्रिक छंद है, सम्मात्रिक छंद है, ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा चौपाई, चौपाई। अब चौपाई के बारे में बात कर लेते हैं, चौपाई क्या है, एक सम्मात्रिक छंद है, जबकि दोहा और सोरठा और ये सब क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। जिन छंदों के सभी चरण समान होते हैं, देखो परिभाषा बता रहा हूं मैं, जिन छंदों के सभी चरण क्या होते हैं, समान होते हैं, जैसे चौपाई हो गया, रोला हो गया, हरिदीपिका हो गया, तो ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब आपके होते हैं आपका सम्मात्रिक छंद, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि थोक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, थोक का पर्यायवाची शब्द पूछा था, थोक का पर्यायवाची शब्द होता है पर्यायिक, पर्यायिक होता है। तो और परचून जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, परचून ऑप्शन में दिया हुआ जो कि थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पर्यायिक। अगर किसी ने परचून लगा करके अपने आप को सही मान रहा है तो वो गलत है, और कोई अगर पर्यायिक को सही लगा करके गलत मान रहा है तो वो सही है, ठीक है, वो सही है, ठीक है। अब एक बार देखो ये जो टेस्ट बनाते हैं ना सर, उनकी डाउट है, उनके तरफ से दिक्कत हुई है ये, ठीक है, तो पर्यायिक हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या है, शब्दांश है, वाक्यांश है कि आपका पदांश है कि पद्यांश है, क्या है प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय आपका एक तरह से शब्दांश होता है, शब्दों का अंत होता है प्रत्यय। अच्छा प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय एक शब्दांश होता है जो कि शब्दों के अंत में जुड़ करके उनके अर्थों की विशेषता में परिवर्तन ला देता है या उनको बदल देता है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, लेखक में जो है लेख, ठीक है, वो क्या है, अंत जुड़ने से क्या हो गया, इसमें जो है इसकी सुविधा बढ़ गई, ठीक है। जैसे आप क्या करो, आप क्या करते हो कि अंत लगा लेते हो तो लेखांत हो जाए, ठीक है। इसमें आप चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है। प्रत्यय वो होते हैं जो पहले लगते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं जो बाद में लगते हैं। फिर मैं कह रहा हूं अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो डिटेल के लिए आपको बताना पड़ेगा कि सर हमारे लिए हिंदी शुरू करो, फिर हम शुरू करवा देंगे, ठीक है। सरयूर में संधि कौन सी है, सरयूर में संधि कौन सी है, तो सरयूर में संधि जो है वो दीर्घ स्वर संधि है। क्यों, क्योंकि देखो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, पहले से संधि विच्छेद कर लो, तो सरयू और धन का क्या है, उर्मी, धन का क्या है, उर्मी यहाँ पर है, तब क्या बनता है, सरयुर्मी बनता है, सरयुर्मी बनता है, ठीक है। तो इनके नियमानुसार क्या होता है, जब हरस्व स्वर या दीर्घ स्वर, मतलब आपका आ ई ऊ के बाद क्रमशः हरस्व दीर्घ, देखो यू यहाँ पर आया है, उसके बाद कोई और हरस्व या दीर्घ आ जाए तो वहां पर क्या दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर बना देते हैं। तो यहाँ पर क्यों आया, ऊ आया है, तो ऊ और ऊ मिलकर के क्या बनेंगे, दीर्घ स्वर बना देंगे। यानी जैसे हो जाता है आपका कौन सा, देवालय हो गया, धर्मार्थ हो गया, कविंद्र हो गया, भानुदय हो गया, फिर उसके बाद डिटेल आपको लेक्चर को रेफर करना पड़ेगा। किस ग्रह के सर्वाधिक चंद्रमा है, तो सर्वाधिक चंद्रमा सबसे पहली बात तो जैसे बृहस्पति लगाया है वो थोड़ा सा अपडेट करे अपने आप को। अब हमारे पास किसके चंद्रमा है, शनि ग्रह के चंद्रमा सर्वाधिक है। किसके चंद्रमा, शनि ग्रह के चंद्रमा कितने हैं, सर्वाधिक है। शनि ग्रह के अभी हाल ही में चंद्रमा खोजे गए थे, ठीक है। तो अब प्रश्न आता है कि शनि ग्रह के कितने चंद्रमा है, ठीक है। तो शनि ग्रह के कितने चंद्रमा है ये आप लोग देखो, आप लोगों को बता दूं शनि ग्रह के कितने चंद्रमा है। तो शनि ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या जो है वो लगभग 84 है मेरे अकॉर्डिंग, क्या 84 है, लेकिन एक बार आप इसे क्या करना, कंफर्म कर लेना कि कितने चंद्रमा है इस समय उसके, ठीक है। जैसे अभी नए कुछ खोजे गए हैं, कुछ पुराने थे, तो ठीक है, तो क्या कहते हैं उसमें जो है जो नए खोजे गए थे उनका मुझे पता है कितने हैं, 20 है, उनका कितना है, 20 है, ठीक है, 20 नए खोजे गए थे। और क्या कहते हैं इसके साथ संख्या कितनी हो गई थी, पहले तो 79 थी, नहीं 82 या 84 होगा, कंफर्म कर लेना एक बार, 82 या 84 चंद्रमा इसमें होंगे, ठीक है। और एक चीज और बता दूं इसके बारे में, ये एक ऐसा ग्रह है जिसके बाहर क्या होते हैं, वलय पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं इस ग्रह के बाहर, ठीक है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें से जो 17 उपग्रह है ना, 82 या 84 में से जो 17 उपग्रह है ना, ये क्या करते हैं, विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। एक चीज याद रख लेना, ये कैसे चक्कर लगाते हैं, विपरीत दिशा में, ठीक है।
अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? ओजोन परत में छिद्र का कारण है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हम अपने एसी में, गाड़ी में और इसमें यूज कर रहे हैं, ये हमारे ओजोन परत का छिद्र कर रही है। लेकिन अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि अटलांटिका के ऊपर जो ओजोन परत की छिद्र है वो लगभग बंद होने लगी है। तो ये एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। अब कह रहा है भारत की सबसे ऊंची प्रायद्वीपीय चोटी कौन सी है? देखो ये पूछा है भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और आप लगा कर आ रहे हो K2। वाह क्या बात है भाई। अरे भाई प्रायद्वीपीय भारत कौन सा होता है? प्रायद्वीपीय भारत ये वाला हिस्सा होता है। सॉरी यार, आप लोग देखो मैं मैप बनाऊंगा, लेकिन आप लोग इसका मतलब ये मत समझ लेना यार कि मतलब जो है मतलब ये क्वेश्चन जो है मतलब सर ने जो बना दिया ये गलत है। मतलब कई बार होता है यार देशभक्ति, देखो मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत बात है, गलत नक्शा बनाना तो गलत है, भारत का गलत नक्शा बनाना तो गलत है, लेकिन मैं यहाँ पे बना के दे रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए। तो ये जो देश है ना, ये हमारा जो देश है, ये यहाँ पर यहाँ से लगाए, ये कुछ ऐसा ऐसा और ऐसा 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 और फिर आगे जाकर के ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये जो है ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है जो आपका दोनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इधर से भी समुद्र से घिरा है, इधर से भी। तो इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? अन्नाईमुडी सही होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किया गया, इसे क्या कहते हैं? आंदोलन कौन सा था? इसे कहते हैं रेड शर्ट आंदोलन। रेड शर्ट आंदोलन। खिलाफत बंधु किसने शुरू किया था? अली ब्रदर्स ने। अली ब्रदर्स ने खिलाफत शुरू किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। क्या कहते थे? फ्रंटियर गांधी। इन्हें क्या कहते थे? फ्रंटियर गांधी कहते थे। ठीक है, तो गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, रोजा हेबिस्का किसका वैज्ञानिक नाम है? रोजा हेबिस्का गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तीनों नाम आप मुझे सर्च करके कमेंट कर दो फटाफट कि बंदर का, उल्लू का और गाय का रासायनिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, भारत में प्रथम संचार सेवा किसके द्वारा शुरू की गई थी? मोदी टेलीस्ट्रा द्वारा शुरू की गई थी। मोदी टेलीस्ट्रा द्वारा। जिन्होंने मोटरोला लगाया उन्हें बता दो, डिवाइस पहली थी मोटरोला, लेकिन तो कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे जो उसमें जो संचार कराता था वो कौन था? मोदी टेलीस्ट्रा था। मोदी टेलीस्ट्रा कंपनी ने इसको शुरू किया था। मोदी टेलीस्ट्रा के बारे में डिटेल अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो देखो यहाँ पर यार मेरे पास बहुत देर से मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो गाइस मैं इसको बता नहीं सकता, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे बताने लग जाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा यार। हाल ही में किस देश के साथ हमारे राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो गए हैं? मतलब हाल ही में किस देश के साथ हमारा क्या हो गया है? राजनीतिक संबंधों का 70 साल पूरा हो गया। तो 70 साल किसका पूरा हो गया? हमारा चाइना के साथ। चाइना के साथ हमने क्या किया है? 70 साल पूरा कर लिया है चाइना के साथ। ठीक है, तो 70 साल पूरा होने पर हमने क्या किया? इनके साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने पर एक दिवस मनाया। सो गाइस देखो ये था आपका 50वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपका डिस्कशन कंप्लीट होता है। टेस्ट नंबर 1 और 11 इन दोनों का जो है ये क्या होता है? डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी क्वेश्चन से है, अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी डाउट आपको क्वेश्चन से है तो आप क्या करोगे? एक व्हाट्सएप करोगे। कहां पे करोगे? व्हाट्सएप करोगे। कहां पर? @ मैं नंबर बता रहा हूं, एक बार मुझे याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, मैं देख के बताता हूं। 1 मिनट रुक जाओ। एक बार आप व्हाट्सएप करोगे ना इस पे, 1 मिनट। हाँ, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये नंबर नहीं देना था मुझे। आप नंबर नोट कर लो, 88, क्या नोट करोगे? 8840064269, ये नंबर याद कर लो। अरे यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ठीक है, सही है। तो इस नंबर पर आप क्या करोगे? व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, मैसेज का जवाब देंगे हम आपके। ठीक है, अगर आज के क्वेश्चन से कोई भी डाउट अभी भी रह जाता है तो सो गाइस देखो, थैंक यू आप सभी को लेक्चर देखने के लिए। वीडियो को इसको शेयर करना फिर भी जिसने टेस्ट नहीं दिया, ताकि वो भी जाने कि किस तरह के क्वेश्चन अब आ रहे हैं। अच्छा, और टेस्ट की रेटिंग कर दो। आप क्या करो? 1 से 5 के नंबर पर टेस्ट की रेटिंग कर दो, जहां 1 बहुत आसान है, 5 क्या है? बहुत कठिन है, 2 3 क्या कहता है? 2 3 4 तो मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल था। सो गाइस देखो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू गाइस।